हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। दिस इज़ द सेकंड क्लास ऑन द इन्फ्लेशन। अगर प्रीवियस क्लास की बात करें कि हमने इन्फ्लेशन में क्या क्या देखा, तो पहले हमने देखा क्या इन्फ्लेशन होती क्यों है, इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर किस तरह कम होती है। फिर हमने क्या देखा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। फिर हमने क्या देखे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखे, जिसमें हमने पहला बात किया था क्या डिस इन्फ्लेशन क्या होता है, डीफ्लेशन क्या होता है, श्रिंकफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे की जितनी भी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बचे हैं उसको देखेंगे, और साथ में हम लोग क्या देखेंगे कि कैलकुलेट किस तरह किया जाता है। तो पहला हमारा कौन सा है, बोतल नेक इन्फ्लेशन। अब इसके होने का रीजन क्या है कि क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई। अगर लैक ऑफ सप्लाई के कारण कोई इन्फ्लेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोतल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। वहीं पर अगर हम लोग कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड फूड्स एंड फ्यूल। हम क्या बोलेंगे इसको कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड फूड्स एंड फ्यूल। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो फूड्स एंड फ्यूल होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं। क्या होता है, इसको हम लोग वोलेटाइल नेचर के क्यों बोलते हैं कि कभी भी बारिश एक्सेस में हो गया जिसके कारण क्या होता है कि इनकी प्रोडक्शन में अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। मतलब नेचर पर डिपेंड करते हैं, नेचर में थोड़ा सा भी चेंज हुआ यू कैन सी ए चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ, जिसके कारण हम इनको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल नेचर। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे कि स्टेज इन इन्फ्लेशन क्या होता है। तो पहली की बात करें तो पहला क्या बोला, क्रीपिंग। अगर 0% से लेकर 3% तक इन्फ्लेशन रेट हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपिंग बोलते हैं। फिर क्या बोला, वॉकिंग। वॉकिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 3% से लेकर 10% इन्फ्लेशन रेट हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉकिंग बोलते हैं। रनिंग की बात करें तो रनिंग में क्या हो जाता है, 10% टू 20% इन्फ्लेशन रेट, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रनिंग बोलते हैं। गलोपिंग की बात करें तो गलोपिंग में क्या होता है, 20% टू 100% इन्फ्लेशन रेट, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गलोपिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट की बात करें, हाइपर। हाइपर करने का मतलब क्या हो कि जो क्या हो, कंट्रोल ही नहीं हो, और इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट 100% से लेकर इससे ऊपर की ओर होता है। तो ये हमारी क्या थी, स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब आगे की ओर बात करें तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किस तरह करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। तो पहले इसमें हम लोग बात करें 4 एग्रीगेट पढ़ेंगे, 4 तरीके जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला क्या है, IIP। IIP कहने का मतलब क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर WPI की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI की फुल फॉर्म की बात करें तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर GDP की बात करें तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एक एक करके देखते हैं। पहले हम समझते हैं कि GDP होता क्या है। तो अगर GDP की बात करें, मान लो क्या है, ये भारत है, और विद इन अ कंट्री
एक साल में जितनी भी इनकम जनरेट होती है उससे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। और विद इन अ कंट्री की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है कि फॉरेनर भी हो सकते हैं प्लस इंडियन। इसका कहने का मतलब क्या है कि फॉरेनर और इंडियन को मिलाकर साल में विद इन अ कंट्री ऑफ द इंडिया जितनी भी इनकम जनरेट होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये देखिएगा। ऊपर की ओर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। रियल जीडीपी कहने का मतलब क्या होता है कि एट बेस ईयर, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट ईयर। मतलब क्या कि हम लोग कुछ कैलकुलेट करते हैं तो एक रेफरेंस लेकर कैलकुलेट करते हैं कि पहले इतना था और अब इतना हुआ। तो रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए अपने यहाँ एक बेस ईयर बनाया है कि जब भी हम लोग रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे, 2011 और 12 पे कैलकुलेट करेंगे। और नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रेजेंट ईयर की जीडीपी, डेट इज द कोल्ड नॉमिनल जीडीपी। अब यहाँ पे होता क्या है समझिएगा। अब ये पहले ये देखते हम लोग कि इन्फ्लेशन को ये किस तरह कैलकुलेट करता है, तो एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग जानते हैं। बोल क्या रहा है कि नॉमिनल जीडीपी दिया है कितना, 150 करोड़, और बेस ईयर जीडीपी कितना दिया है, 100 करोड़ दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द जीडीपी डिफ्लेटर। तभी हमने क्या देखा कि जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो किसके बराबर होता है, नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी यहाँ पर कितनी है, 150 करोड़। और नीचे क्या होता है, रियल जीडीपी। और रियल जीडीपी कितना दिया हुआ है, रियल जीडीपी के हम लोग क्या बोलते हैं, बेस ईयर जीडीपी। वो कितना है, 100 करोड़ इंटू 100, 100 गया। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 150। अब ये 150 क्या बता रहा है, इतना तो मालूम हुआ कि कुछ भी हम लोग कैलकुलेट करते वो किस पे करते हैं, 100 पर करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 150 के मतलब कि 50% इंक्रीज हुआ है, 50% प्राइस में इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू बेस ईयर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट की दाम अगर बेस ईयर पर 100 रुपये थी तो अब उसकी प्राइस बढ़कर कितनी हो गई, 150 हो गई। इस तरह क्या होता है कि जीडीपी डिफ्लेटर बताता है कि महंगाई है या महंगाई नहीं है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग 3 केस देखते हैं। एक तो क्या देखेंगे कि पहले जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो उसमें क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर ग्रेटर देन 1। इसमें क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर देन रियल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी जब ग्रेटर देन रियल जीडीपी हो तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि बेस ईयर की कंपेयर में जो अभी की प्राइस है वो राइज कर चुकी है, बढ़ चुकी है, इंक्रीज कर चुकी है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो बेस ईयर में 100 रुपये के सामान मिल रहा था अब वो 105, 110, 120 मतलब प्राइस में इंक्रीजमेंट आ गया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी जीडीपी डिफ्लेटर ग्रेटर देन 1 हो तो क्या बताता है कि इन्फ्लेशन है। अब सेकंड हम क्या देख रहे हैं कि जब जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू लेस देन 1 हो तब क्या होगा। अगर हम बोल क्या रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर लेस देन 1 हो तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि रियल जीडीपी ग्रेटर देन नॉमिनल जीडीपी। अब यहाँ पर बोलने का मतलब ये हुआ कि जो बेस ईयर पे दाम था उसकी कंपेयर में प्रेजेंट ईयर में गुड्स और कमोडिटीज के दाम क्या है, अभी कम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीजमेंट तो हुआ नहीं। जिसका कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये डिफ्लेशन दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग डिसइन्फ्लेशन नहीं लिखेंगे। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन कहने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रेट। यहाँ पर निगेटिव होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लेस देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलते हम लोग की निगेटिव आता है जिसके कारण हम लोग क्या लिखते हैं, डिफ्लेशन लिखते हैं।
अब हम क्या बोल रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू इक्वल टू 1 हो। अब जीडीपी डिफ्लेटर जब इक्वल टू 1 हो तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि रियल जीडीपी की वैल्यू नॉमिनल जीडीपी के बराबर होगी। जब रियल जीडीपी की वैल्यू नॉमिनल जीडीपी के बराबर हुई तो इसका कहने का मतलब ना तो इन्फ्लेशन हुआ ना तो डिफ्लेशन हुआ। तो इस तरफ की जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। पहला टूल्स क्लियर हुआ। अब सेकंड की बात करिए तो हम लोग क्या देखेंगे, आईआईपी के बारे में देखेंगे, डब्ल्यूपीआई के बारे में देखेंगे और सीपीआई के बारे में देखेंगे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह बनता है वो सुनिएगा। पहले तो पूछेगा क्या कि इनका बेस ईयर क्या है, और एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि आप बताओ कि ये किसके अंडर आता है, कौन इससे कैलकुलेट करता है। और एक टाइप की क्वेश्चन यहाँ से और क्या बनता है कि इनकी वेटेज क्या है, आईआईपी में किसकी वेटेज कितनी है और क्या है। तो ये तीन चीज़ आपको क्या करनी है, माइंड में रखनी है। अगर आईआईपी की फुल फॉर्म की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब ये करता क्या है, तो पहली बात तो क्या कि माइंड में ये रखना है कि ये इन्फ्लेशन को मेजरमेंट नहीं करता है, ये कंपनी की ग्रोथ की मेजरमेंट करता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है कि कौन इसको कैलकुलेट करता है, तो माइंड में ये रखेगा कि इट इज कैलकुलेटेड बाय एनएसओ। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा कि एनएसओ किसके अंदर आता है, तो वो किसके अंदर आता है, मोस्पी के अंदर आता है। अगर आईआईपी को कैलकुलेट करने की बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर कौन सी है, 2011 टू 2012। इसके अंडर हम लोग बात करें तो टोटल 8 कोर इंडस्ट्री आती है। कौन कौन सी आती है ये आपको माइंड में रखना, एग्जाम में आता है। कोल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर। अगर हाईएस्ट वेटेज की बात करें, क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आईआईपी में हाईएस्ट वेटेज किसका है, तो किसके है, रिफाइनरी सेक्टर की है। टोटल कितनी है, तो 28.0.4% है। अब ये यहाँ पर आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये ग्रोथ रेट किस तरह कैलकुलेट करता है, तो इसको हम समझते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि आईआईपी हम लोग निकाले किसी कंपनी की सितंबर 2025 की, तो उसका कितना आया, 150 आया। और हमने क्या देखा कि आईआईपी ऑफ सितंबर 2024 कितना था, तो कितना, 140 मान लेते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि आईआईपी ग्रोथ रेट कितना होगा, ये फाइंड आउट करते हैं। तो ग्रोथ रेट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है। तो कभी भी ग्रोथ फाइंड किया जाता है तो ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, चेंज लिखते हैं। तो यहाँ पर चेंज कितना हुआ है, 150 140, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 140 टू 150 गया तो 10। बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर क्या होता है, पहले वाला ही होगा। इसका कहने का मतलब कि जो बेस ईयर है वो क्या हुआ, 2024, और उसमें कितना था, 140 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100। जीरो से जीरो यहाँ पर क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। 10 इंटू 10 100 बाई 14। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये अप्रोक्स आपकी 14 से बन जाएगा, 70.7 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन है एज कंपेयर टू 2024 इंक्रीज्ड बाय अप्रोक्स 7%। तो आईआईपी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी की ग्रोथ रेट फाइंड आउट करते हैं। अगर नेक्स्ट वन की बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे, डब्ल्यूपीआई देखेंगे। डब्ल्यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसको कौन कैलकुलेट करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा क्या होता है, कैलकुलेट किया जाता है। और ये किसके तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये पूछेगा कि इसको कैलकुलेट हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, तो मंथली और वीकली दोनों बेसिस पे करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, गुड्स लेते हैं, इसमें हम लोग सर्विस को इंक्लूड नहीं करते। कौन कौन से गुड्स लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड,
प्राइमरी गुड, पावर एंड फ्यूल। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेगा कि इसमें वेटेज सबसे ज़्यादा किसका है, तो माइंड में रखिएगा इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग गुड की है, जिसके कितने 64.23% के अप्रोक्स। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, प्राइमरी की, जो कि 22.62%। और उसके बाद क्या हो जाएगा, पावर एंड फ्यूल की हो जाएगी, जो कि अप्रोक्स है 13% के बराबर, 13% के बराबर। अब बोलेगा क्या कि इसको अरेंज करो, तो पहले क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वेटेज के अनुसार, फिर हम लोग किसको लगा देंगे, प्राइमरी गुड्स, फिर हम लोग किसको लगा देंगे, पावर एंड फ्यूल। एक क्वेश्चन यहाँ पर और ये बनेगा कि इसकी बेस ईयर बताओ कि इसकी बेस ईयर कितनी होती है, तो इसकी भी बेस ईयर वही है 2011 टू 2012। अगर WPI की बात करें तो WPI को कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला है, उसमें भी हम लोग वही देखते हैं, बेस ईयर, और ऊपर की ओर क्या देख लेंगे, परसेंट या नॉमिनल या रियल, सॉरी करेंट प्राइस देख लेंगे इनटू 100। यहाँ से क्या करेगा, WPI की ग्रोथ रेट मालूम चल जाएगी। और अगले की हम लोग बात करें, डेट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो कैलकुलेटेड बाय, इसको कौन कैलकुलेट करता है, तो लिखिएगा NSO, और ये किसके अंडर आता है, तो मोस्पी के अंदर आता है। अगर बेस ईयर की बात करें तो यहाँ पर बेस ईयर माइंड में रखना है कि 2012। अब ये इंक्लूड क्या करता है, तो माइंड में ये रखना है कि ये गुड्स एंड सर्विस दोनों को इंक्लूड करता है। अगर हाईएस्ट वेटेज की बात करें तो CPI में जो हाईएस्ट वेटेज है वो किसके आते हैं, तो फूड्स एंड बेवरेज सेक्टर, इसकी यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट वेटेज है, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ CPI की बात करें तो टाइप्स ऑफ CPI 4 टाइप की होती है। एक तुम लोग क्या पढ़ते हैं, CPI एग्रीकल्चर, CPI एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो इसको कौन कैलकुलेट करता है, तो लिखिएगा कैलकुलेटेड बाय लेबर ब्यूरो। और ये किसके अंडर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर बेस ईयर की बात करें तो 1986 टू 1987। फिर अगर हम लोग बात करें CPI रूरल एरियाज की, तो इसकी हम लोग बात करें तो कैलकुलेटेड बाय लेबर ब्यूरो। ये भी किसके अंडर रहेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट की। बेस ईयर इसकी भी सेम है 1986 टू 1987। अगर नेक्स्ट की बात करें CPI IW कहने का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल वर्कर, तो इसको किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, तो कैलकुलेटेड बाय लेबर ब्यूरो। बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2016। CPI कंबाइंड की बात करें तो CPI कंबाइंड, CPI लिखा हुआ है वहाँ पर कुछ और मेंशन नहीं करना है, तो उसका मतलब क्या है कि CPI कंबाइंड के बारे में बात करें। तो CPI कंबाइंड अभी हमने क्या देखा कि NSO के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा। अगर बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर क्या होता है 2012, और इसी को RBI यूज करता है इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने के लिए, माइंड में ये भी रखना है। ये आपकी जितनी भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड कंसेप्ट थे यहाँ पे ख़त्म हुआ। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट एग्जाम की PYQ क्वेश्चन करेंगे, प्री UPSC की, BPSC की, और जितनी भी वनडे एग्जाम है सबके हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे।